हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित कर्क और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित कर्क अकाउंट इजी है। बेटा, हम अकाउंटेंसी 11वीं क्लास के ऊपर अभी तक 3 वीडियो बना चुके हैं। तीनों पार्ट में मैंने लगभग आपसे अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में ही बात करी थी। जो हमने पार्ट 3 बनाया उसमें मैंने आपसे ये कहा कि हम अकाउंटिंग के थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बात करते हैं कि जितने भी बिजनेसमैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। मैंने आपको एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी दी थी जिसमें मैंने ये कहा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। बेसिकली तो यूं कहे ना कि ये जो डेफिनेशन है ये पूरी अकाउंटिंग समावित है, इसके अंदर पूरी अकाउंटिंग इसके अंदर शामिल है। जिसमें सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं किसको, किसी भी ट्रांजैक्शन को या इवेंट्स को, वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? जर्नल बुक। तो जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये हमारा सबसे पहला काम है, जो हमें भली भांति बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। और बेटा एक बात समझ लीजिए, जर्नल जो टॉपिक है ना वो आपकी अकाउंटिंग का एबीसीडी है। मतलब कि ये अकाउंटिंग का बेस है, फाउंडेशन। घर की अगर नींव मजबूत होती है ना तो घर सालों साल तक टिका रहता है, उसको कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन अगर घर की नींव ही हल्की आगे आपने डाली होगी, फाउंडेशन ही अगर आपका हल्का होगा, तो इसका मतलब वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस जो होगा ना वो जर्नल पर ज्यादा होगा। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले एबीसीडी सीखने पड़ते हैं ना, अगर आपसे एबीसीडी ही नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अगर मैथ आपको सीखना है तो आपको पहले 1 2 3 4 5 6 7 से ये सीखने पड़ेंगे, गिनती, काउंटिंग। वैसे ही अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो बिना जर्नल के बात नहीं बनने वाली है। जर्नल सीखने बड़ी जरूरी है, रिकॉर्डिंग सीखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जर्नल में ही होती है। किसकी रिकॉर्डिंग? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग। अब मैंने पार्ट 3 में आपको ये बताया था कि अकाउंटिंग एक क्या है? लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है वैसे ही अकाउंटिंग की भी अपनी एक ग्रामर है। आप उसको ग्रामर ही कह सकते हो, मतलब अकाउंटिंग के भी अपने कुछ रूल्स हैं। जर्नल एंट्री पास करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने बताया था कि रूल्स जो टिके हुए हैं वो किसके ऊपर टिके हुए हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न अप्रोच की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। 3 प्रकार के अकाउंट्स मैंने आपको बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों प्रकार के अकाउंट के बारे में हमने समझा था। अब आपके मन में जब मैंने रूल लिखवाए थे नीचे तो मैंने कहा था कि पर्सनल का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपके मन में फिर सवाल है, ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, रिसीवर क्या है, गिवर क्या है। रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था मैंने आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने कहा भाई कम्स इन और गोज आउट का क्या चक्कर है? अगेन डेबिट क्रेडिट क्या है। फिर मैंने आपसे कहा जी नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फिर से आपके मन में कुछ सवाल आए, तो उन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो हम पहले सिंपली समझते हैं कि भी डेबिट क्रेडिट का क्या फंडा है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं, उस बात को ध्यान से समझिए। आपके घरों में, आपके घर में जो बड़े हैं, पापा हैं, मम्मी है, भैया है या बहन है, दादा है या दादी है, कोई भी है। किसी के घर में जेंट्स होते हैं कमाने वाले, किसी के घर में लेडीज होती हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। या तो पापा का घर में कोई बिजनेस होगा आपके यहाँ पर, या फिर वो कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे। हो सकता है किसी घर में भाई करते हो तो भाई का या तो कोई बिजनेस होगा या भाई कहीं पर जॉब करते होंगे। आप मुझे एक बात का जवाब दे सीधा सीधा कि वो लोग अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस आप कहेंगे सर किसी का भी जॉब करने का और बिजनेस करने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है पैसा कमाना। अब जरा सोच के देखें, आपने कहीं जॉब करी या बिजनेस करा तो आपने वहां से कुछ पैसा कमाया और पैसा आपके घर में आ गया। अब आप मुझे ये बताइए,
अगर आपको भूख लगती है, परिवार में लोगों को भूख लगती है, तो क्या आप पैसे को खा लेते हैं? नहीं, आप पैसे को नहीं खाते। प्यास लगती है तो क्या आप पैसों को पी लेते हैं? आप नोटों को पी लेते हैं? नहीं। अगर आपको नींद आ रही है तो क्या आप उसके बिस्तर बनाकर कोई ओढ़ लेते हो? नहीं। अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो क्या आप नोटों के कपड़े बना के पहन लेते हो? ऐसा नहीं करते हैं हम। हमें अगर भूख लगती है तो हमें बाजार से उसके लिए सामान खरीदना पड़ेगा। हमें बाजार से किराना की दुकान पर जाकर के सामान खरीदना पड़ेगा। अगर हमें कपड़े पहनने हैं तो हमें रेडीमेड की दुकान पर जाकर या कपड़े वाले की दुकान पर जाकर कपड़े खरीदने पड़ेंगे। अगर हमें कुछ भी पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, या हमें कोई भी ऐसा काम करना है तो हमें उसके लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे। हमें कहीं घूमने जाना है तो हमें उसके लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पैसा अकेले कुछ नहीं कर सकता है। अगर मेरी जेब में आज पैसे हैं और मुझे खाने के लिए सामान चाहिए तो मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा। मेरी जेब से पैसे जाएंगे तब मुझे बदले में कुछ सामान मिलेगा खाने के लिए। बेटा इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, लेन देन। अगर मेरे को टीवी देखना है तो मैं पैसों से टीवी नहीं देखता, मेरे को दुकान पे जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तब मुझे बदले में टीवी मिलेगा। समझ में आ रही है? अगर मेरे को मोबाइल यूज करना है तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, तब मुझे बदले में मोबाइल मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हम कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं, हम कुछ पैसा खर्च करते हैं, तभी हमें बदले में कुछ मिलता है। हमारे पास से अगर कुछ जा रहा है तभी हमारे पास कुछ आ रहा है। ये बात आपको पक्की है? ठीक, मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांजैक्शन जो होती है उसमें या तो कुछ लेन हो रहा है या उसमें कुछ देन हो रहा है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में ही बोलते हैं लेन देन करना, ठीक है ना। लेन का मतलब या तो आपके पास कुछ आ रहा है या आपके पास से कुछ जा रहा है। या तो आपके पास कुछ आ रहा है या आपके पास से कुछ जा रहा है। ये बात तो पक्की है। सर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? आप सोच के देखो, आपने अगर मान लो एक टीवी परचेज किया तो जरा सोच के देखो, आपके पास क्या आया? आपके पास टीवी आया और आपके पास से गया क्या? आपके पास से कैश गया। ठीक। अगर आपने कोई बाइक परचेज करी तो आपके पास आई क्या? आपके पास बाइक आई और आपके पास से क्या गया? आपके पास से कैश गया। अगर आपने कुछ खाने के लिए सामान खरीदा तो आपके पास क्या आया? आपके पास कुछ गुड्स आए और आपके पास से क्या गया? आपके पास से कैश गया। बात ठीक है? और दूसरी बात करते हैं। जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं उनसे हमारी कुछ पूर्तियां होती हैं, ठीक वैसे ही हम कुछ सर्विसेज भी खरीदते हैं। सर सर्विस जैसे कि अगर मान लो आप मोबाइल फोन खरीदोगे तो आपको उसके लिए एक कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, यानी कि आपको उसके लिए सिम खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आप रिचार्ज करवाओगे, तो यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज भी आप लेते हो, है ना, यानी कि टेलीफोन का बिल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके टेलीफोन का बिल या टेलीफोन की सर्विस आप क्या ले रहे हो? आप क्या ले रहे हो? टेलीफोन की सर्विस। और आप उसके लिए बदले में क्या दे रहे हो? कैश। आपके घर में अगर मान लो बिजली का बिल आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास से जाएगा क्या? कैश। और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी क्या करोगे? आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लो आपने टीवी खरीदा तो उसके लिए आपको डिश का कनेक्शन लेना पड़ेगा, केबल कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा, तो केबल कनेक्शन भी एक सर्विस है। तो बेटा ये हमारे समाज में जो है ना कुछ लेन देन हो रहे होते हैं, ठीक वैसे ही बिजनेस होता है। बिजनेस में भी कुछ लेन देन हो रहे होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। बिजनेस में बिना लेन देन के कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस भी बहुत सारी असेट्स खरीदता है। हम जो बिजनेस करते हैं, हम किसी भी बिजनेस को बिना असेट्स के नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी असेट्स खरीदनी पड़ेंगी। और अगर हमें कुछ असेट्स खरीदनी है तो हमें उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। वही पैसा खर्च करना पड़ेगा जो आपको ध्यान है झलक ने अपने बिजनेस में लगाया था कैपिटल के रूप में, हमें वही पैसा खर्च करना पड़ता है। एक दूसरी बात और करता हूं मैं। मान लो आपके घर में आपके पिताजी ने मम्मी को 20,000 रुपए दिए, ठीक बात है।
अब उन्होंने ये कहा कि ये पूरे महीने के खर्चे के लिए आपके पास पैसे हैं और आप इन 20,000 रुपये को पूरे महीने खर्च करना। ठीक है, मम्मी ने कहा जी ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, मम्मी ने पूरे महीने खर्चा किया होगा, उसमें से बच्चों के स्कूल की फीस दी होगी, किराने वाले के पैसे दिए होंगे, दूध वाले के पैसे दिए होंगे, सब्जी वालों को पैसे दिए होंगे, डॉक्टर के यहाँ कुछ पैसा खर्च हुआ होगा, ऐसे करके बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, रोजमर्रा के खर्चे होते हैं। एक महीने बाद, हालांकि तो हिम्मत वैसे है नहीं, लेकिन अगर मान लो हिम्मत करके पापा ने ये पूछ लिया कि मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे शुरू में, तो वो 20,000 रुपये आपने कहाँ खर्च कर दिए, तो क्या आपको लगता है मम्मी उनको बता पाएंगे हिसाब किताब? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मम्मी को हिसाब किताब रखती ही नहीं है। मम्मी को हिसाब किताब, मम्मी को इतना पता है, पापा से इतना कहते हैं कि बात सुनो, आपने 20,000 दिए थे, मेरे पास में तो 500 रुपये बचे, बस 19,500 रुपये मैंने खर्च कर दिए। अब कहाँ खर्च कर दिए वो देखो जी, बच्चों की फीस गई और डॉक्टर की दवाई आई और सब्जी आई, किराने वाले गए, दूध वाले गए, ये खर्चा हुआ है जी। मतलब मम्मी पूरा हिसाब नहीं रखती है, मतलब मम्मी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है, मम्मी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है। सर ये क्या है? जो मम्मी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखती ना, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। उन्हें केवल इतना पता है इतने रुपए खर्च हुए, किस चीज में खर्च हुए उन्हें पता नहीं है। फिर सर डबल एंट्री सिस्टम क्या है? अगर मम्मी 20,000 रुपये का पूरा हिसाब रखे कि जी 5,000 रुपये मैंने बच्चों की स्कूल की फीस दी, 1,000 रुपये डॉक्टर के यहाँ खर्च हुए, 3,000 रुपये की सब्जी आई, 5,000 रुपये किराने वाले के गए, 3,000 रुपये मेरे दूध वाले के गए, अगर वो पूरा हिसाब रखती हैं, इसका मतलब मम्मी भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं। अगर उनको ये पता है कि इतने रुपए खर्च हुए हैं तो इस चीज के लिए हुए हैं, मैंने इस चीज में खर्च किया, मतलब मम्मी पूरा हिसाब किताब रखती है, वो डबल एंट्री सिस्टम है। सर ये डबल एंट्री सिस्टम हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड वाइड डबल एंट्री सिस्टम ही बिजनेस फॉलो करते हैं। हम जो भी लेन देन करते हैं, हम जो भी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। छोटे बिजनेसमैन कभी भी अपनी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, वो कभी भी प्रॉफिट और लॉस जानना नहीं चाहते, बस उनका काम चल रहा है ऐसे, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। मैं आपको बता दूं, 3 तरह के सिस्टम हमारे यहाँ चलते हैं बेटा अकाउंटिंग में, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप कहेंगे सर थोड़ा इन तीनों के बारे में बताओ जरा। मैं बता दूं, सिंगल एंट्री सिस्टम तो कोई सिस्टम ही नहीं है, उसकी तो कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, बस केवल नाम दे दिया जी तुम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखते हो तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो किसी चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, बस आप कुछ चीजों का हिसाब किताब रखते हैं। सर अगर वो कुछ चीजों का हिसाब किताब रखती है, अगर मान लो किसी वजह से वो साल भर के बाद ये जानना चाहें कि उन्होंने प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया, तो क्या पता लगा सकते हैं? बेटा पता तो लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा, वो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही निकाल सकते हो आप, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं है, हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम वास्तव में कोई सिस्टम है ही नहीं। और सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर आपको प्रॉफिट और लॉस जानना है ना उन व्यापारियों का जिन्होंने पूरा हिसाब किताब रखा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है, डबल एंट्री सिस्टम की आपको नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप उन लोगों के सिंगल एंट्री सिस्टम से भी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर पाओगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या है सर? डबल एंट्री सिस्टम वो है जब बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है आप उनके दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हो। सर दोनों पहलू क्या मतलब? अगर आपने टीवी खरीदा है तो आप टीवी के खरीदने को भी रिकॉर्ड करोगे और आप कैश के जाने को भी रिकॉर्ड करोगे। इसको हम बोलते हैं डेबिट और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट। अगर आपके पास कुछ आ रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। सर डेबिट और क्रेडिट वर्ड ही क्यों चुने थे? बेटा ये सब इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना, ये तो बनाने वाले ने ही वर्ड इजाद करे, डेटर्स और क्रेडिटर्स से निकले डेबिट और क्रेडिट। डेटर्स माने देनदार होते हैं और क्रेडिटर्स माने लेनदार होते हैं, इनकी डेफिनेशन होती है अपनी, मैं उस चीज पे जाना नहीं चाहता। डेबिट और क्रेडिट, उन्होंने कहा जी डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, दोहरा, डबल एंट्री दोहरा पहलू होता है, एक पहलू को डेबिट करना है, दूसरे पहलू को क्रेडिट करना है, यही डबल एंट्री सिस्टम है। सर किसने दिया था ये सिस्टम? ये सिस्टम दिया था बेटा डी लुकस पसियोली ने, उनको गॉड ऑफ अकाउंट मतलब सॉरी फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इजाद किया था। उससे पहले भी अकाउंटिंग होती थी लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को ज्यादा मान्यता मिली, लोगों ने ज्यादा पसंद किया उसको। इटली के रहने वाले थे वो, वेनिस नगर के मैथमेटिशियन थे,
उन्होंने मैथ में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा, वेनिस नगर में कुछ व्यापारियों के लिए भी आप ऐसे भी कर सकते हो, और वो सिस्टम बड़ा पसंद आया लोगों को, डबल एंट्री सिस्टम। आज वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है डबल एंट्री सिस्टम। सन 1494 ईस्वी में उन्होंने ये सिस्टम दिया था और आज सब उसी को फॉलो करते हैं। सर आपने एक नाम और लिया था, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं बेटा भारतीय बहीखाता प्रणाली। वो भी डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस होता है। कुछ बच्चे अगर जानते हो तो मंडियों में जो आड़ती होते हैं, जो लाला लोग होते हैं, बनियों में क्या होता है कि लाल पोथी भैया होती है उनके पास में, वो उसमें लिखित पढ़त करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं तो मुझे पता है कि वहां पर भारतीय बहीखाता प्रणाली बच्चों को सिखाई जाती है, बट फिर भी अगर वो हमसे नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई फेल हो जाएंगे किसी चीज में। नहीं, डबल एंट्री सिस्टम ही वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। हमें डबल एंट्री सिस्टम को ही सीखना है। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक पहलू को डेबिट करना है, दूसरे पहलू को क्रेडिट करना है। ये डबल एंट्री सिस्टम है बेटा। ट्रांजैक्शन यानी कि जो भी आप लेन देन करते हो वो सब ट्रांजैक्शन होती है। सर डेबिट क्या क्रेडिट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम यही कह रहा है कि अगर बिजनेस में आपके पास कुछ लेन है तो उसको डेबिट कर दो, कुछ देन है तो उसे क्रेडिट कर दो। ये हमारा डेबिट और क्रेडिट का फंडा है। सर आपने 3 प्रकार के अकाउंट बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्या तीनों प्रकार में कम्स इन और गोज आउट होता? नहीं बेटा, परिस्थितियां बदलेंगी तो चीजें और बदलेंगी, लेकिन मैं आज ही सारी बातें आपको क्लियर नहीं कर सकता। फिलहाल जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, वो रियल अकाउंट के बारे में समझाने जा रहा हूं, असेट्स के बारे में समझाने जा रहा हूं कि अगर हम कुछ भी खरीदते हैं या हम कुछ भी बेचते हैं और वो भी नगद में, कैश में, तब हम उन चीजों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना? आई होप आपको मेरी बात यहां तक की समझ में आ गई होगी कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। जब भी हम कुछ खरीद रहे होते हैं या कुछ बेच रहे होते हैं, चाहे वो कोई गुड्स हो या वो कोई सर्विस हो, वो एक ट्रांजैक्शन है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है अकाउंटिंग का जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, या तो कुछ लेन हो रहा है या कुछ देन हो रहा है। और एक बात और है, अगर टीवी आपने 15,000 का खरीदा तो आपके पास 15,000 का टीवी आएगा और आपके पास से कितने रुपए जाएंगे? 15,000 आपके पास जाएंगे। यानी कि जितने रुपए से लेन है उतने रुपए से ही देन है। अगर आपने बाइक 50,000 रुपए खरीदी है तो आपके पास बाइक 50,000 की आएगी, तो आपके पास से 50,000 रुपए ही कैश जाएगा भी। यानी कि जितने रुपए का आप सामान खरीदोगे उतने रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। मान लो मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, मैं बच्चों को अगर कोचिंग देता हूं, एक बच्चे की फीस सपोज दैट 5,000 रुपए है, तो मैं 5,000 रुपए की क्लास देता हूं बच्चों को, तब मुझे बदले में 5,000 मिलते हैं। मतलब मैं जितने रुपए का सामान देता हूं, जितने की सर्विस देता हूं, उतने ही रुपए मुझे बदले मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है? जितने रुपए का डेबिट है उतने रुपए का ही क्रेडिट होना बड़ा जरूरी है बेटा। इक्वल होता है हमेशा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। जितने रुपए से कोई ट्रांजैक्शन डेबिट है उतने रुपए से ही वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट करी जाएगी। इस बात को भली भांति ध्यान रखना। जब आप एंट्री पास करते हैं, बच्चे मैक्सिमम गलतियां करते हैं इस चीज की, वो डेबिट क्रेडिट अलग बुक कर देते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता। तो डेबिट जितने से कराए ना उतने से ही क्रेडिट भी होगा। सर ये कैसे करते हैं? बस ये जल्दी से सिखा दो, आप कुछ ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करके सिखा दो। बिल्कुल बेटा, चिंता न करें, सब कुछ सिखाऊंगा। चलते हैं आगे कि हम कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, वो भी किसमें? जर्नल में। देखो जरा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये लिखवाया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, असेट ऑब्लिक रियल अकाउंट। दोनों एक ही बात है। रियल माने वास्तविक संपत्ति यानी कि असेट्स, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है ना। ऐसी नॉमिनल अकाउंट यानी कुछ खर्चों के। इनके रूल्स थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आज मैं आपसे इसकी बात करने जा रहा हूं कि हम असेट्स अगर कोई खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। देखो जरा, समझाता हूं मैं आपको। मान लो मैं आपको एक फॉर्मेट एंट्री देता हूं, देखिए जरा, असेट्स परचेज इन कैश रुपीज 2 लाख, रुपीज 2 लाख। आपने एक असेट्स परचेज करी, आप परचेज कर रहे हो। जब आप असेट्स परचेज करोगे कोई भी असेट्स, तो आपके पास असेट्स आएगी, बदले में क्या जाएगा? आपके पास से कैश जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास कुछ कमीशन हो रहा है और आपके पास से कुछ
घो जाओ, यानी कुछ लेन और कुछ देन। क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास आ रही है असेट्स, और आपके पास से जा क्या रहा है? आपके पास से जा रहा है कैश, वो भी कितने रुपए? 2 लाख रुपए। सही बात है। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है। सर ये एनालिसिस क्या है? ये एनालिसिस ही तो है। आपको तो ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई मिलेगी, आपसे कहेंगे असेट्स परचेज इन कैश रुपीज 2 लाख रुपए, इसको रिकॉर्ड करो, आप उसका एनालिसिस करोगे। आपने एनालिसिस करा ट्रांजैक्शन का और आपने पता लगाया कि इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक अकाउंट का नाम है असेट्स और दूसरे अकाउंट का नाम है कैश। असेट्स आपके पास कमसिन हो रही है और कैश आपके पास से गोज आउट हो रहा है। असेट्स आ रही है और कैश जा रहा है। और हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आपको किसको डेबिट करना है? जो चीज आ रही है आपको उसको डेबिट करना है, और जो चीज जा रही है आपको उसको क्रेडिट करना है। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ठीक है। सर एक बात और, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं डीआर और इसको हम बोलते हैं सीआर। डेटर्स और क्रेडिटर्स से बना है डीआर और सीआर। सर इसको रिकॉर्ड करना बता दो जर्नल में। एनालिसिस तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि असेट्स को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। अब जल्दी से ये बता दो कि जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो जरा, जो जर्नल वाला रजिस्टर होता है ना बेटा, उसमें डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना जर्नल में, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है। पहले मैं फॉर्मेट आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मेट क्या होता है। मान लो ये आपकी बुक का एक पेज है, तो आपको इस पर एक फॉर्मेट खींचना है पूरे पेज पर, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5। ऊपर लिखना है आपको जर्नल, ठीक है ना। पहला कॉलम होता है बेटा डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है एलएफ, लेजर फोलियो बोलते हैं हम इसको। एलएफ को हम बोलते हैं लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। सर इस कॉलम का क्या यूज है और ये लेजर फोलियो क्या है, समझेंगे बेटा आगे आने वाले समय में, चिंता मत करो। सर ये क्या है? ये हमारा अमाउंट का कॉलम, यानी कि रुपीस का, और ये है डेबिट का, और ये है रुपीस, ये है क्रेडिट का। 2 कॉलम बनते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। कुल 5 कॉलम बनते हैं जर्नल में। डेट वाले हम कॉलम में क्या लिखते हैं? मान लो ये असेट्स आपने खरीदी है सपोज 1 अप्रैल 2020 को, इसकी एक डेट है, तो आप यहां लिखोगे पहले 1 अप्रैल 2020 डेट वाले कॉलम में, ठीक है। फिर जब आपने लिखा असेट्स डेबिट हो रही है, तो देखो हम लिखते कैसे हैं इसको, हम इसको ऐसे लिखते हैं असेट्स अकाउंट। आप अकाउंट को शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और शॉर्ट में ही लिखा जाता है डेबिट। डेबिट मतलब डीआर, ये पहली लाइन है। पहली लाइन में लिखा हमने असेट्स अकाउंट डेबिट। सर इतनी जगह छोड़नी है? हाँ बेटा इतनी जगह छोड़नी है, डेबिट बिल्कुल लास्ट में लिखना है आपको। सर ऐसे कैसे? बेटा ये आर्ट है और हम इसको ऐसे ही लिखते आते ताकि अच्छा लगे देखने में। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में 2 कैश अकाउंट। दूसरी लाइन में थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखते हैं और उसको लिखने से पहले 2 लिखते हैं। 2 का मतलब ये क्रेडिट हो रहा है और ये क्या डेबिट हो रहा है, बस हो गया। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। कितना रुपए से? 2 लाख रुपए से। डेबिट के सामने डेबिट की रकम और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की रकम। जर्नल पता है क्या है बेटा? जर्नल है किसी भी ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा कि हुआ क्या था वास्तव में, उसकी डिटेल है। जर्नल जो भी डिटेल है ट्रांजैक्शन की, आप पूरी डिटेल खोल रहे हो कि भैया हमने एक असेट्स खरीदी 2 लाख रुपए की खरीदी, और फिर हम लिखते हैं इसका एक नीचे नरेशन। नरेशन कैसे लिखते हैं? बीइंग असेट्स
परचेज इन कैश, और इसके नीचे फिर हम लाइन खींच देते हैं बेटा इस तरीके से, डबल लाइन बड़ी सुंदर तरीके से खींच देते हैं। ये हमारी एक ट्रांजैक्शन जनरल में पूरी हो गई। अब एक ट्रांजैक्शन पूरी हो गई हमारी। सर नरेशन में इतना लिखते हैं बेटा, आपको तो इतना ही लिखना है बस, लेकिन जो ये फैक्ट्रियों में या बिजनेसमैन जो बड़े बड़े अकाउंटेंट्स जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना एक्चुअल में जो होती है रियल लाइफ में, वो पूरी डिटेल लिखते हैं। बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सप्लायर का नाम, बिल नंबर इतना, वो इतना, सब कुछ डिटेल में खोलते हैं ताकि पता चल जाए वास्तव में हुआ क्या था। जो जर्नल है ना, एंट्री जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल होती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर। और ये आज भी ऐसे ही होता है, आज भी, भले ही वो कंप्यूटर में होता हो लेकिन आज भी ऐसे ही होता है। हमें ये आना चाहिए। जर्नल एंट्री नहीं सीखेंगे तो कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चों के सवाल थे, मैंने इसलिए कहा कि कंप्यूटर में होती है, आजकल तो हमें सीखने की क्या जरूरत है। कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं करता है, हमें कंप्यूटर में अकाउंटिंग करनी सीखनी पड़ती है, ये सीखते हैं। मैं एक एंट्री और समझाता हूं आपको। हमने 5 अप्रैल 2020 को मशीनरी परचेज रुपीस 2 लाख, ये ट्रांजैक्शन आपको लिखी हुई मिली बेटा। हमें इसका एनालिसिस करना है पहले। बताओ इसका एनालिसिस क्या है? सर इसमें जो कमीशन हो रहा है हमारे पास, मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी आएगी। परचेज माने होता है बेटा खरीदना। सर मशीनरी हमारे पास से आ रही है, बट यहां पर ये नहीं लिखा कि मशीनरी परचेज 2 लाख रुपए। हमने ये नगद खरीदी है या उधार खरीदी है? क्या हम कोई चीज उधार भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन हमने किससे उधार खरीदी है हमें इस ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा। जब भी कोई उधार की ट्रांजैक्शन होगी ना, तो ये बताना पड़ेगा उसको कि मशीनरी परचेज फ्रॉम एबीसी मशीनरी हाउस या XYZ मशीनरी हाउस या भारत मशीनरी हाउस। उसने लिखा ही नहीं है। तो आपको सीधा सीधा समझना है कि ट्रांजैक्शन अगर 2 लाख रुपए की मशीनरी की है ना, तो ये नगद में ही हुई होगी। इसका मतलब आपको सोचना ही नहीं जाता। जब नाम लिखा ही नहीं सप्लायर का हमने किससे खरीदी है, तो इसका मतलब नगद में ही खरीदी है हमने। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है सर, हमें समझ में आ गई। गोज आउट आपके पास से क्या हुआ? आपके पास से गोज आउट हुआ कैश। ठीक है, तो अब कमीशन को हम क्या करते हैं? डेबिट, और गोज आउट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बताओ इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? सर हम करेंगे इसकी एंट्री 5 अप्रैल 2020 को ये आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश है बेटा। बिल्कुल ऐसे ही जगह छोड़नी होती है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल खूबसूरती के साथ में। हमें अकाउंटिंग, इसीलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट, वो एक आर्ट है। 2 लाख डेबिट के सामने डेबिट की रकम और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की रकम। आपको ये एरो नहीं लगानी है, मैंने आपको लगा के दिखाया है केवल। फिर हम इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अभी हम बहुत डिटेल में बहुत सारी ट्रांजैक्शन को हम सीखेंगे बेटा, चिंता मत करो। जर्नल ही हमारा परम ध्येय है सीखना। जर्नल में अगर हम वीक रह गए ना बेटा, तो हम आगे तक वीक ही रहेंगे। फिर हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आपसे आना चाहिए। और अभी तक तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ। स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आ रही है तो अप्रिशिएट करो, सुझाव हो तो मुझे जरूर दो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, उससे मुझे एक एप्रिसिएशन मिलती है। आपकी बातें मुझे समझ में आती है कि हाँ, बच्चों को मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो मुझे और बनाने के लिए उससे प्रेरणा मिलती है। ठीक है बेटा,
तो मैं इसी के साथ इसको बात को अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके बाय।